हाय एवरीवन। आज दोस्तों हम एक नया चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमारे को क्या पढ़ना है? एक तो ये बड़ा छोटा चैप्टर है, बड़ा ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और सामने मैंने आपके लिए नोट्स लिख दी है और ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, हमारी टीम आपको शेयर कर देगी। अच्छा सर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, कैसे करनी है इसकी ट्रीटमेंट, कैसे इसके क्वेश्चन होंगे, आज एक ही क्लास के अंदर हम इसको खत्म करेंगे। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, विद इन 1 आवर, 1 घंटे से पहले पहले ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, आपको याद हो तो बेसिक की जो मैंने क्लास डाली थी उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंसेस बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इजीली आइडेंटिफाइड है, मेजरेबल है एंड डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट है। भाई जो भी मेरा खर्चा हो रहा है वो मैं डायरेक्टली एक प्रोडक्ट पे चार्ज कर पा रहा हूँ। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो मेरा मटेरियल का खर्चा हो रहा है ये इस प्रोडक्ट को, पूरे मटेरियल का खर्चा इस प्रोडक्ट में बनाने में। मैंने एग्जांपल दिया था पनीर का। अगर आप पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो आप 100 रुपए का पनीर लेकर आए तो 100 रुपए का जो मटेरियल आया पनीर का वो पूरा का पूरा आप क्या कर रहे हो, उस पनीर की सब्जी में डाल रहे हो। तो मैं कह सकता हूँ उस पनीर की सब्जी बनाने में मेरा 100 रुपए का मटेरियल लगा पनीर का। फिर मैंने कहा मटर लगी 20 रुपए की, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये डायरेक्ट मटेरियल था। फिर इसमें हमने बात करी थी डायरेक्ट लेबर की, जिसमें हमने देखा था कि यार अब मैं उस पनीर की सब्जी बनाने में जो मेरी लेबर कॉस्ट आ रही है, एक लेबर को मैंने हायर करा, मैंने कहा भैया देखो 5 किलो पनीर बनाना है, ठीक है जी, तो बताओ कितने पैसे लोगे उस 5 किलो पनीर बनाने के। उसने कहा भाई 1000 रुपये दिहाड़ी लूंगा मैं उस पनीर को बनाने की। तो 1000 रुपये मेरा पूरा खर्च हुआ उस 5 किलो पनीर को बनाने में। इसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर। ऐसे कॉस्ट जो इजिली आइडेंटिफाइड हो, मेजरेबल हो एंड डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट हो, नॉट अ पोर्शन। आपको पता है इनडायरेक्ट कॉस्ट को, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम अपोर्शन करते हैं। वो स्टूडेंट जो मेरी शुरू से वीडियो देखते हुआ आ रहा है उसको ये पता है कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट में यही डिफरेंस होता है कि डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट होता है डायरेक्ट कॉस्ट, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट नहीं कर पाते। एक प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं, वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पे खर्च होता है, इसलिए उसको अपोर्शन करना पड़ता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं ओवरहेड नाम से, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है दोस्तों। आज हम डायरेक्ट की बात करते हैं। जब हमने कॉस्ट शीट पढ़ा था तो कॉस्ट शीट के अंदर हमने सबसे पहले क्या करा था, डायरेक्ट मटेरियल, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर एंड देन उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को मिलाकर हमने कहा था प्राइम कॉस्ट। हम मटेरियल चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, हम लेबर चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, आज हम डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए दोस्तों, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को दूसरे नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है दोस्त चार्जेबल एक्सपेंस। ध्यान रखिएगा, इसको हम चार्जेबल एक्सपेंस के नाम से भी जानेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस इज दैट विच कैन बी एलोकेट टू अ कॉस्ट सेंटर। किसी एक कॉस्ट सेंटर में या एक कॉस्ट यूनिट पे जब आप एलोकेट कर देते हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे 1 किलो पनीर बनाना है, सॉरी मुझे पनीर की सब्जी बनानी है। अब मैं 1 किलो पनीर लेकर आया और पूरा का पूरा 1 किलो पनीर, जो भी मैं 100 रुपए का पनीर लेकर आया पूरा का पूरा मैंने उस पनीर की सब्जी में डाल दिया। तो मैं ये कह सकता हूं उस पनीर को बनाने में मेरा 100 रुपए का पूरा मटेरियल लगा है। इसी तरीके से लेबर भी लगे होंगे और इसी तरीके से खर्चे भी लगे होंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा होता है जिसको हम एलोकेट कर पाते हैं एक सिंगल यूनिट पर, एक सिंगल प्रोडक्ट पे या एक सिंगल कॉस्ट सेंटर पे। कॉस्ट सेंटर लोकेशन या फिर डिपार्टमेंट होता है जहां पर काम किया जाता है। तो जब आप डायरेक्ट मटेरियल को जैसे एक प्रोडक्ट पे अपोर्शन करते हो, सिंगल प्रोडक्ट पे चार्ज करते हो, डायरेक्ट लेबर को जब सिंगल प्रोडक्ट पे चार्ज करते हो, इसी तरीके से डायरेक्ट खर्चा भी होता है जो आप सिंगल कॉस्ट पर, सिंगल एक यूनिट पर या फिर कॉस्ट सेंटर पे चार्ज करते हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है भाई ऐसे खर्चे जो एक से ज़्यादा कॉस्ट सेंटर पे खर्च हुए हैं, ऐसे खर्चे जो आपके पास एक से ज़्यादा यूनिट पे खर्च हुए हैं, तो आप उसको एक पे चार्ज नहीं करोगे। आप उस कॉस्ट का बर्डन, उस डायरेक्ट एक्सपेंस का बर्डन, उस एक्सपेंस का बर्डन आप किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं डालोगे या एक कॉस्ट सेंटर पे नहीं डालोगे, क्योंकि उस एक्सपेंस का खर्चा आपसे एक से ज़्यादा यूनिट या एक से ज़्यादा कॉस्ट सेंटर पे हुआ है। तो ऐसे केस के अंदर उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, जिनको हमें पता है कि भाई ये जो मेरा खर्चा हुआ है वो एक से ज़्यादा यूनिट पे या एक से ज़्यादा कॉस्ट सेंटर पे हुआ है। तो ऐसे केस के अंदर उस खर्चों को हमें अपोर्शन करना पड़ता है, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिफरेंस यही है, जब आप खर्चे को किसी एक पर्टिकुलर यूनिट पर या किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे चार्ज करते हो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और ऐसे खर्चे जो एक से ज़्यादा कॉस्ट सेंटर या एक से ज़्यादा कॉस्ट यूनिट पर अपोर्शन किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और यही बात दोस्तों इसमें लिखी हुई है।
डायरेक्ट एक्सपेंस आर आल्सो डिफाइंड इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डायरेक्ट एक्सपेंस की क्या डेफिनेशन दी। जैसे दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर हमारा कैश 10 ने डिफाइन किया डायरेक्ट एक्सपेंस का डिफिनेशन, और इसने बताया कि देखिए एक्सपेंस ऐसे खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हो किसी प्रोडक्ट के, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हो या कोई सर्विस जो डायरेक्टली रेंडर कर रहे हैं उससे रिलेट करते हैं, विच कैन बी आइडेंटिफाइड और लिंक विद अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट अदर देन लिंक विद विच कैन बी आइडेंटिफाई। हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यार ये वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है एक प्रोडक्ट पे हुआ है, ये वो सर्विस एक्सपेंस है जो एक प्रोडक्ट सर्विस पे हुआ है। तो जब कोई खर्चा मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने की हो या सर्विस रेंडर करते टाइम वो खर्चा हुआ हो, ऐसे केस के अंदर, और वो लिंक होता है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से, किसी एक पर्टिकुलर सर्विस से, कॉस्ट सेंटर से, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। बट कहानी ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मटेरियल और लेबर वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा। लिखा हुआ है अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर और मटेरियल कॉस्ट को छोड़कर जितने भी खर्चे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हैं, जो सर्विस रेंडर करने से रिलेट करते हैं, जो एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट सब्जेक्ट पर चार्ज कर सकते हैं, मटेरियल और लेबर के खर्चे को छोड़कर, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ऐसा कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अ डायरेक्ट एक्सपेंस इन रिलेशन टू अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। बिल्कुल, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डायरेक्ट खर्चा हुआ है तो वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं, ओवरहेड का पार्ट माना जाता है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है ओवरहेड। तो इस तरीके से एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, कैसे ये दूसरों से अलग है और क्या इसकी डेफिनेशंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये हमने चर्चा यहाँ पर की। अब नीचे उसके बाद कुछ मैंने आपको लिस्ट दे दी कि सर कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसकी एक लिस्ट हमें आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इस तरीके से ऐसे 9 टाइप के डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जिसमें आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि यार कैसे पता चलेगा डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको एक लिस्ट आपके साथ शेयर करी। कहीं पर भी अगर आपको ये इस तरीके के खर्चे मिलते हैं तो आप उनको डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं। आइए ये लिस्ट पढ़ते हैं। द फ्लोइंग एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ये लिस्ट मैंने नहीं दी है, ये लिस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने दी है। उन्होंने ये लिस्ट बताई है कि ये सारे खर्चे कंपनी के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करे जाएंगे, और इसको जब भी आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा, या डायरेक्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन अभी हम करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे इसके, तो उसका पार्ट माना जाएगा। आइए दोस्तों एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला आता है डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ पेटेंट। अगर कंपनी किसी चीज़ का पेटेंट ले लेती है तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। इसके बाद आता है दूसरा रॉयल्टी पेमेंट। थोड़ा सा जल्दी से मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, आपने सारी चीज़ें पहले भी पढ़ी होगी, पर जो नहीं पढ़ा वो एक बार एक्सप्लेन करना बनता है। इसके बाद आता है रॉयल्टी पेमेंट। रॉयल्टी पेमेंट का मतलब होता है, लेट सपोज कि मैं एक बुक बनाने वाला ऑथर हूँ और मुझे अपनी बुक को पब्लिश करना है, तो मैं पब्लिशर के पास गया और पब्लिशर से कहा कि आप मेरी बुक बनाकर बेचो और हर बुक जितनी भी बिकेगी उसका मुझे कुछ पैसे दे देना। इसको बोलते हैं रॉयल्टी देना। तो भाई मान लीजिए मैंने एक बुक बनाई कॉस्ट अकाउंटिंग की, अब मैंने भाई अपने पब्लिशर को बोला आप इस बुक को छापो, सारी कॉस्ट आप बियर करो, बस ये बुक जितने की बेचोगे मुझे नहीं, आप ही डिसाइड करो कितने की बेचनी है, बट मुझे हर बुक के 100 रुपये दे देना, हर जितनी भी सेल होगी उसके 100 रुपये दे देना। इसको बोलते हैं रॉयल्टी ऑन सेल। रॉयल्टी ऑन सेल कि सेल पर मैं क्या ले रहा हूं, अपने बुक का जो भी मैंने मेहनत करी है उस बुक बनाने में उसका मैं क्या ले रहा हूं, पैसा ले रहा हूं। दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी ऑन सेल। पर कभी कभी क्या होता है, जो ऑथर होता है वो कहता है कि देखो आप कितनी सेल कर रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं है, आप मुझे जितनी आप इस बुक का प्रोडक्शन करोगे, चाहे बिके या ना बिके, आप जितना प्रोडक्शन करोगे उस प्रोडक्शन पे, हर प्रोडक्शन पे आपको मुझे रॉयल्टी देनी होगी 100 रुपये पर बुक का। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो लेट सपोज कि आप रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन बेसिस पर हो, तो कंपनी ने, पब्लिशर ने इस बुक की 1 लाख कॉपी निकाली, बुक की 1 लाख कॉपी प्रोड्यूस करी, अब बिकी सिर्फ 50,000, तो आप पूरे 1 लाख पे लोगे। अगर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है तो 100 रुपये 1 लाख पे लोगे, पर अगर रॉयल्टी ऑन सेल के बेसिस पर आपने उनसे एग्रीमेंट करा है तो जितने बिकेगी उस पर आप रॉयल्टी लेंगे। ठीक है सर, दैट इज रॉयल्टी पेमेंट। तो कंपनी जो पब्लिशर है उसके हैंड पर जो रॉयल्टी की पेमेंट की जा रही है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन करूंगा तभी तो मुझे उसको रॉयल्टी देनी पड़ रही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी पेमेंट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर इन द हैंड ऑफ पब्लिशर।
इसके बाद आता है हायर चार्जेस। हायर मतलब होता है किराए पे लेने के लिए। अगर आप कोई स्पेशल मशीनरी या स्पेशल प्लांट को किराए पे ले रहे हो तो उसके जो चार्जेस आप पे करोगे, हायर चार्जेस, वो भी एक तरीके की क्या मानी जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। कहता है कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न। कहता है कोई भी प्रोडक्ट का जब आप पैटर्न चेंज कर रहे हो, डिज़ाइन बना रहे हो, कोई भी टूल्स की बात कर रहे हैं, है ना। अब सॉफ्टवेयर में देखा होगा आपने, सॉफ्टवेयर बेस्ड अगर कोई कंपनी होती है वो अलग अलग टूल्स बनाती है। तो कहता है कॉस्ट, जो भी स्पेशल पैटर्न हो रहा है, डिज़ाइन हो रहा है, कोर्स का मतलब होता है वो जो एक किसी प्रोडक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे इंसान के लिए दिल उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोर है, तो इसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए भी उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको कोर कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पैटर्न, कॉस्ट ऑफ कोर्स, डिज़ाइन, जो भी आप डिज़ाइन की कॉस्ट आ रही है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। दूसरा कहता है एक्सपेरिमेंट कॉस्ट। अगर कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपना एक्सपेरिमेंट कर लेती है, अब देखा होगा आपने वाइट मार्कर देखा है, वाइट मार्कर जो वाइट बोर्ड में लिखते हैं। सर वाइट मार्कर के अंदर एक खासियत होती है, जब तक वाइट मार्कर का ढक्कन उस पर लगा हुआ है तो इंक नहीं सूखती, और जैसे ही वाइट मार्कर का ढक्कन रखकर साइड में कर दो, 1 घंटा रख दो, वो पूरी इंक सूख जाएगी उसके अंदर। इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना। जब तक आप ढक्कन, उसका ऊपर की कैप नहीं खोलोगे तब तक आप कैप बंद कर रखो, लाखों साल चल जाएगा वो मार्कर। जैसे ही आपने कैप खोल के अलग कर दी, मार्कर पूरा सूख जाएगा। इसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस तरीके से अगर कंपनी कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है, उसकी जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द मॉडल्स एंड पायलट स्कीम। देखिए पायलट स्कीम का मतलब होता है स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स। क्या मतलब होता है? पायलट स्कीम का मतलब होता है स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट। अब कंपनी को ना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ध्यान सुनिएगा, कंपनी को एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके 1 करोड़ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं कंपनी को। तो कंपनी ने कहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी सारी यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे, इससे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम करीब 500 यूनिट बनाकर मार्केट में बेचते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट का क्या रिव्यू आ रहा है। अगर रिव्यू अच्छा आया, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो हम अपने जो नया प्रोडक्ट हम बनाएंगे, मतलब जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 1 करोड़, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करके उसको सही कर देंगे। डायरेक्टली नहीं कर रहे। तो स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट के अंदर ये होता है, अगर कोई एक्सपेंडिचर खर्च करा जा रहा है, अब मैंने मान लो 1 करोड़ यूनिट का प्रोजेक्ट आया, मेरे को 1 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस करनी है, उससे मार्केट में भेजनी है। उससे पहले मैं कुछ प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में भेजूंगा और देखूंगा कि मेरा प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल रहा है। इस तरीके से जब आप स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट करते हो, उस पर जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट आती है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। आगे कहता है आर्किटेक्ट फीस, सर्वेयर की फीस और अदर कंसल्टेंट्स फीस जो भी होगी वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर आप खर्च कर रहे हो साइट पे जाने के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। इनवर्ड चार्जेस, फ्रेट चार्जेस ऑन अ स्पेशल मटेरियल, आपने मटेरियल मंगाया कि भैया देखो अभी भेज दो, मुझे बहुत ज़रूरी है, इसके लिए जितना भी भाड़ा लगेगा मैं पे करने को रेडी हूँ। स्पेशल टाइप का मटेरियल बनाने मंगाया आपने दूर से, वैसे तो आपका मटेरियल यहाँ से आता है, उसके पास है नहीं, पर दूर से मंगाया, स्पेशल मटेरियल था। इस तरीके से जो भी चार्जेस और भाड़ा किराया होता है वो आपका कहाँ माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। जबकि मटेरियल खरीदने का जो फ्रेट चार्जेस होता है, मटेरियल खरीदने का जो कैरिज इनवर्ड होता है, वो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। पर अगर स्पेशल टाइप का मटेरियल आपने खरीदा होगा तो वो उसके जो फ्रेट चार्जेस होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बात कही है ध्यान समझना। सॉफ्टवेयर सर्विस स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, कोई भी जॉब मैं कर रहा हूँ, उस जॉब के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ा उस जॉब को पूरा करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर स्पेस सर्विस आप दे रहे हो उस जॉब का। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, अब पढ़ाने के बाद मुझे आपके साथ क्लास शेयर करनी है, आप खरीदोगे तो मैं आपको क्लास कैसे दूंगा, तो हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा उस पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए, तो ये मेरी एक डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, वो सॉफ्टवेयर कॉस्ट। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, बट जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल यहीं पर खत्म होते हैं, एक्सेट्रा लिख रहा हूँ, हो सकता है ये आगे भी बढ़े। ठीक है सर, समझ में आ गया? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कौन कौन से आइटम्स को ऐड किया जाएगा और कौन कौन से आइटम को हटाया जाएगा। वो कह रहा है इंक्लूडेड वाला पार्ट देखो, कहता है कोई भी खर्चा जिसको आप डायरेक्टली ट्रेसेबल कर पाते हो, डायरेक्टली ट्रेस कर पाते हो और आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट से, यूनिट से, कॉस्ट ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है, कि भाई ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे बिलोंग कर रहा है, ये कॉस्ट सारा का सारा इस प्रोडक्ट का है। अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो
तो हम उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं और उसको डायरेक्ट एक्सपेंस के कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। जबकि अगर आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे, इफ नॉट ट्रेसेबल एंड आइडेंटिफाई, तो हम उसको ओवररेट करते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये खर्चा एक में हो रहा है, एक से ज़्यादा में हो रहा है। अगर एक से ज़्यादा में हो रहा है तो एक का नहीं ट्रेस कर पा रहे, तो फिर अपोर्शनमेंट का कंसेप्ट लगाकर ओवर ट्रीट करते हैं। इसके बाद एक्सपेंस इंकर्ड फॉर यूज ऑफ ब्रॉट इन रिसोर्सेज, कहता है कोई भी रिसोर्सेज आपने खरीदा, कोई भी रिसोर्सेज जैसे कि मशीन, फर्नीचर, मटेरियल, कोई भी रिसोर्सेज आपने खरीदा और रिसोर्सेज खरीदने पर जो भी आपने खर्चा किया वो खर्चा आपका क्या माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट में जोड़ा जाएगा। दूसरा यहाँ पर आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट से डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होती। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट की। जैसे कि बैंक से आपने लोन लिया और लोन लेकर आपने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, अब लोन जो लिया था उस पर ब्याज देना पड़ रहा है बैंक को, तो ये जो इंटरेस्ट आप बैंक को पे कर रहे हो ये एक फाइनेंस कॉस्ट है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माना जाता। दोस्त मैं डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है या नहीं माना जाता ये सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं सिखा रहा कि यार ये कॉस्ट मानी जाएगी, कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, ये जो खर्चे जो कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, तो मतलब कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा ना दोस्त, ओवरहेड कॉस्ट में तो ऐड होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इम्प्यूटेड कॉस्ट। अब इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या कहता है, ऐसा खर्चा जो आपने किया तो सही पर वापसी आपकी जेब में आ गया। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, भाई मैं कंपनी का ऑनर हूँ और मैंने कंपनी के ऑनर ने, मैं गया, मैंने देखा कि एक लेबर ना आज आया नहीं है, छुट्टी मार ली, और वो ऑर्डर करना बहुत ज़रूरी है तो मुझे भी उसका काम आता था, ठीक है, तो मैंने उसके ब्याह पर काम कर दिया। अब उस लेबर की एक दिन की दिहाड़ी है मान लो 1500 रुपये। अब 1500 आज उसने काम नहीं किया तो उसका बदले काम मैंने कर दिया, तो मैंने अपनी जेब से पैसा निकाले 1500, क्योंकि लेबर काम करता था मैं उसको देता, पर उसकी जगह पर मैंने अपनी जेब में वापस रख दिया, तो जेब का पैसा जेब में ही रहा। क्या ये कॉस्ट है? हाँ ये कॉस्ट है दोस्त, दिस इज अ कॉस्ट। पहले चैप्टर में सिखाया था आपको कॉस्ट की डेफिनेशन में, चाहे वो नॉशनल हो जो इम्प्यूटेड हमने कहा, चाहे वो आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट है, वो कॉस्ट मानी जाएगी, कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, पर ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, ये अदर कहीं पर ऐड किया जाएगा। ये इम्प्यूटेड कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट का पार्ट होता है, पर इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट नहीं माना जाएगा, राइट, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आता है प्राइस वेरिएंस। भाई प्राइस वेरिएंस क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर पढ़ा हो तो वहाँ पर हमने क्या सीखा था, प्राइस वेरिएंस के अंदर लेट सपोज उसने कहा है कि मैं ना 100 यूनिट बनाऊंगा और ये 100 यूनिट अगर मैं बाहर से इसके एक यूनिट का मटेरियल की अगर बाहर की इसको प्राइस पूछूं तो एक यूनिट मटेरियल 20 रुपये का आएगा मेरे हिसाब से। अब जिस दिन मैं मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करा तो एक यूनिट मटेरियल का प्राइस क्या हो गया सर, एक यूनिट मटेरियल का प्राइस वहाँ पर 25 रुपये हो गया। अब मैंने स्टैंडर्ड प्राइस सेट किया था कि भाई देखो जो मटेरियल आप खरीद के लाओगे उसका प्राइस होगा 20 रुपये, स्टैंडर्ड मैंने सेट किया कि 20 रुपये का मिल जाएगा। अब एक महीने बाद मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करी तो एक्चुअल में जब मैं खरीदने लेकर आया तो एक्चुअल में जो प्राइस पड़ा मुझे वो भी 25 रुपये पड़ गया। इसका मतलब जो चीज़ मेरे को 20 रुपये की मिल जाती, मैंने स्टैंडर्ड सोचा था, मैंने सेट किया था कि 20 रुपये का आ जाएगा, पर वो आया एक्चुअल में 25 रुपये का, तो मैंने उस चीज़ के लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करे। दिस इज कॉल्ड वेरियंस, दिस इज कॉल्ड वेरियंस। और इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस वेरियंस। क्या नाम देंगे, प्राइस वेरिएंस। अब जिस बच्चों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा कि प्राइस वेरिएंस है ये। अगर ऐसा प्राइस वेरिएंस होता है जिसकी वजह से आप सोचते हो कि यार मेरा स्टैंडर्ड है 20 रुपये, कि मैंने सोचा था कि 20 रुपये का वो मटेरियल आ जाएगा पर एक्चुअली में 25 का है, ड्यू टू इन्फ्लेशन कुछ रीजन रहा होगा जिसकी वजह से वो मटेरियल प्राइस बढ़ गया, तो 5 रुपये मैंने एक्स्ट्रा पे करे, दैट 5 रुपीज़ आप उसको स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हो। कहते हैं किसी भी टाइप का प्राइस वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर, सच एक्सपेंस अकाउंटेड फॉर एज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे भी जोड़कर दिखा सकते हो। आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस तौर पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट तो है ही आपकी, पर उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट में जोड़कर दिखा सकते हैं कि 5 रुपये मैंने एक्स्ट्रा पे करा, ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट के नाम से डायरेक्ट एक्सपेंस में जोड़ दूंगा। ऐसे कहता है रिकवरी, क्रेडिट, सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव ऑफ एनी अदर विच रिड्यूस द कॉस्ट। भाई ये तो आपके पास नहीं आएगा, भाई आपने कहीं पर रिकवरी हो गई, कहीं पर क्रेडिट्स मिल गए, आपको फ़ायदा हो गया, गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिल गई, सब्सिडीज दे दी गवर्नमेंट ने, तो इस तरीके से जो चीज़ कॉस्ट को रिड्यूस करती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिकवरी, क्रेडिट्स, सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव किसी भी तौर पे आपको अगर मिल रहा है तो उससे आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देना, उससे आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देना। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा ये वाला पार्ट जरूरी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। कहता है कोई भी पेनल्टी या डैमेजेस पे करते हो आप,
कोई भी पेनल्टी या डैमेजेस पे करते हो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है, कंपलसरी, गवर्नमेंट अपने कोई गवर्नमेंट को कोई पेनल्टी दे दी या फिर गवर्नमेंट को कोई डैमेजेस पे करे हैं, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है क्या नहीं है, और सीधी सीधी मैंने आपको सिंपल से बताया भाई, ये अगर आएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं तो नहीं है। समझ में आगे जी, क्लियर हो गया। ये लो जी, थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जब हम प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर आते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर हम जरा बुक के क्वेश्चन करेंगे। सर आपको रॉयल्टी ऑन सेल दिया हुआ है और रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन भी दिया हुआ है। आपने रॉयल्टी पे करी सेल पे 30,000 रुपये की, आपने रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया है। अब रॉयल्टी ऑन सेल हो या रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, आपने सिर्फ रॉयल्टी पेमेंट करी है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाता है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है 20,000 रुपये, याद रखना जो जो मैंने एग्जाम्पल आपको कराए थे। हायर चार्जेस पे करे आपने, आ रहा है, अगर हम मशीन और प्लांट लगाते हैं उसके लिए जो हायर चार्जेस पे करते हैं वो हम फॉर इक्विपमेंट यूज्ड फॉर, बुक का ही क्वेश्चन है, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए आपने एक इक्विपमेंट यूज करना है और उसके लिए आपने हायर करे तो उसके लिए आपने हायर चार्जेस पे करे 2,000। आपने डिज़ाइन चेंज कराया तो डिज़ाइन चार्जेस लग गए, डिज़ाइन चार्जेस आ गया 15,000। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये आपके पास आ गया 22,000 रुपये। कह रहा है आप बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, ये कहता है भाई वो खर्चे जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उनको जोड़ दो, और जो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं उसको इग्नोर कर दो ना, और जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं नीचे नोट दे देना कि भाई मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इस वजह से इग्नोर कर रहा हूँ। अभी के लिए जितने भी मेरे डायरेक्ट थे, स्टेटमेंट शोइंग डायरेक्ट एक्सपेंस, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं एक स्टेटमेंट आ रहा हूँ जो डायरेक्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन हमें बताएगा। सर रॉयल्टी पेड ऑन सेल, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, ये दोनों के दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। 30,000 और 20,000 यहाँ डाल दो, सीधा सीधा 30,000 और ये आ गया आपके पास 20,000। इसके बाद हायर चार्जेस पूरा नहीं लिख रहा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, हायर चार्जेस लिख दिया इक्विपमेंट के लिए 2,000 रुपये। उसके बाद डिज़ाइन चार्जेस, क्या था, आप अगर आप डिज़ाइन चार्जेस डिज़ाइन चेंज करा रहे हो उसकी कॉस्ट आएगी, वो भी एक हायर डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, एग्जाम्पल इसलिए लिखवा देते हैं मैंने सारे। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, ये आ गया 22,000 रुपये। टोटल कर लिया, ये आ गया टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट, ये आपके पास टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। कितनी है सर, सिंपल सा टॉपिक है, मैंने कहा था ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सिंपल है। मैं इसको लेबर के साथ ही करा देता, बट मैंने कहा यार अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक रहेगा। 89,000 आपके पास ये आ गया। क्लियर है सर, इस तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस की आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, उसके लिए मुझे बुक खोलनी पड़ेगी अब। इसमें तो है ही नहीं, एक मिनट खोल ही लेता हूँ मैं। ये लो दोस्तों, सामने मैंने बुक खोल लीजिए आपके लिए। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
आदित्य लिमिटेड एक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोड्यूस जॉब ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द कस्टमर। जॉब कॉस्टिंग की तरह बेसिस पर काम करती है, मतलब जब कस्टमर आएगा अपनी स्पेसिफिकेशन बताएगा उस हिसाब से काम करेगी। ड्यूरिंग द लास्ट द मंथ इट हैज़ बीन कंप्लीटेड 3 जॉब। उसने लास्ट मंथ में उसने 3 जॉब कंप्लीट करी ABC नाम की। द फ्लोइंग आर द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड आर पार्ट ऑफ फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। कह रहा है नीचे दिए गए आइटम्स है जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अलावा है। अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा है। क्या क्या? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हुई 3 लाख की। प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट आ गई है। ब्लूप्रिंट का मतलब वही डिज़ाइन, आपने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, पैटर्न बनाया। हायर चार्जेस पेड फॉर मशीनरी यूज फॉर वर्कर भी, सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट एंड इस तरीके से ये कॉस्ट आपके पास दे रखी है। वन टाइम लाइसेंस फीस पेड टू द सॉफ्टवेयर यूज टू कंप्यूट ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी होगा जॉब सी के लिए, एंड सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर 1,20,000। कह रहा है कैलकुलेट करो एक्सपेंस ईच जॉब का। अब क्वेश्चन के अंदर आपको चुन चुनकर डायरेक्ट एक्सपेंस निकाल कर डालना है बस। जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है उसका लास्ट में नीचे नोट देना है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो फिर क्या है, राइट। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी है ये क्वेश्चन 16 आई थिंक। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। तीन प्रोडक्ट बना लिए A, B एंड C। ज्यादा नहीं, एक एक डायरेक्ट एक्सपेंस है तीनों का। सबसे पहले इधर आ जाओ। सबसे पहला आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। नीचे नोट देना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कॉस्ट शीट आप पढ़कर आए हो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट होता है ये, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरा प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट, हाँ ये जो ब्लूप्रिंट कॉस्ट है ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा जॉब ए के लिए। तो ब्लूप्रिंट कॉस्ट जॉब ए के लिए कितनी कॉस्ट आ गई? 1,40,000 रुपये, 1,40,000 रुपीज़। ये एक पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस का। इसके बाद हायर चार्जेस, आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वर्क बी के लिए। हायर चार्जेस बी की बात करें तो कितना आ गया सर? 40,000 रुपये। बी को 40,000 रुपये हायर चार्जेस। इसके बाद कह रहा है, देखो इधर कह रहा है सैलरी दी ऑफिस एंड, ये एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ये नहीं आएगा। सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट, भाई ऑफिस के पर्सन को सैलरी दे रहा हूं, इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ओवरहेड है सर, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये लिख कर दिखाना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। वन टाइम लाइसेंस फीस, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर खरीदा उसने, एक जॉब करानी थी उसके, सॉफ्टवेयर खरीदा वर्कर सी के लिए, ये लो सर वन टाइम लाइसेंस फीस फॉर सॉफ्टवेयर। ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है वर्कर जॉब सी के लिए 50,000 रुपये। बस ये आ गया 1,40,000। इसके डायरेक्ट एक्सपेंस 1,40,000 है, इसका 40,000 है और इसका 50,000 है। ये आ गया टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस। सर एक लास्ट और रह गया था, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ये दिखाता हूँ। तीसरे पॉइंट पे हम देखो, लास्ट वाला जो है कह रहा है सैलरी पे कर रहा है मार्केटिंग मैनेजर। कहाँ बैठता है मार्केटिंग मैनेजर? सेल डिपार्टमेंट में। सैलरी टू मार्केटिंग मैनेजर, सैलरी टू मार्केटिंग मैनेजर इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। यही था सर, चेक कर लो एक बार। 1,40,000, 40,000 और 50,000। 1,40,000, 40 और 50, और नीचे के 3 नोट ये रहे सर आपके सामने। वो सेलिंग ओवरहेड है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, और वो भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है।
इसके बाद एक क्वेश्चन और था इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि छोटे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े है नहीं। ये राम, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है मुझे। ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक ऐसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कभी कभी। कहता है फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड इन आदित्य लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। अब इसमें से वही करना है कि कुछ खर्चे हैं और उसमें से बताइए कौन कौन से खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो आप जोड़ दो तो डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट बन जाएगी, और जो नहीं है उसके बारे में रीजन दे दो। आइए सर एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए पेपर में ना कभी कभी आता है ये क्वेश्चन, और जब आता है तो स्टूडेंट कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उस पर फोकस ही नहीं करते। तो अगर आप याली क्लास भी देख लेते हो तो एटलीस्ट आप कर तो पाओगे क्वेश्चन, है ना। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। सर कौन कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है वो लिख दो बस। सबसे पहले आ जाता है पेड पावर एंड फ्यूल। बिल्कुल, कहां पर यूज होता है पावर एंड फ्यूल? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। पावर एंड फ्यूल के लिए जो पे करा है वो सही है, 480,200, 4,80,200 एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद अगला कहता है वेजिस पे टू फैक्ट्री वर्कर। अरे वेजिस पे करना है एक, क्या है, डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट या इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट है। तो पहला वेजिस पेड टू, वेजिस पेड टू। अब ये मत गलती मत कर देना कि सर ये तो फैक्ट्री का है, ये तो आना चाहिए। अरे फैक्ट्री का है पर वेजिस है, ये तो डायरेक्ट लेबर है ना, हम एक्सपेंस का निकाल रहे हैं। इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट। सर ये इंप्लॉय कॉस्ट का पार्ट है, एक्सपेंस कहां से हो गया ये, वेजिस तो। अगला बिल पेड टू जॉब वर्कर, जिस चीज का हम काम करें उसके लिए बिल पे करा, ये आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं बिल पेड टू जॉब वर्कर। क्या ये मटेरियल के लिए पे करा है? नहीं। सर ये मटेरियल है? नहीं। सर ये वेजेस है? नहीं। सर बिल का पेमेंट है, एक्सपेंस है, तो ये जॉब के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, वो आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद अगला रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, इसको तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन ये आपका आ जाएगा 8400। एंड आपका फीस पेड टू टेक्नीशियन हायर फॉर जॉब, स्पेशली उस जॉब के लिए टेक्नीशियन हायर करा है, बिल्कुल सही। फीस पेड टू टेक्नीशियन हायर फॉर जॉब, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा। कितना है सर? 96,000, और बाकी दोनों नहीं है, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी बारे में नोट दो। सर ये जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज अ ओवरहेड, ओवरहेड ही तो है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट थोड़ी है। ओवरहेड मत लिखो, अच्छा लग रहा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तीसरा सर कमीशन पेड टू सेल स्टाफ, कमीशन पेड टू सेल स्टाफ क्या है? इज सेलिंग एंड सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, और सीट में सेलिंग चला जाएगा। सर इसका टोटल कर दो, आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया जी। ठीक है, तो इसी तरीके से था डायरेक्ट एक्सपेंस, ज़्यादा बड़ा नहीं था, यही था। अगर भाई अगर आप 15 मिनट स्पीड में भी देखोगे ना इसको, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 4,80,200, 9,66,000, 8,400 और 96,000, यह आ गया सर 15,50,600। यहाँ आपका डायरेक्ट एक्सपेंस वाला पार्ट खत्म होता है। होपफुल आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। 1 घंटे का तो मेन लेक्चर भी एक ये 1.5 घंटे का होता है,
और उसमें क्या होता है, हर एक चीज़ लिखा के होती है, यहाँ पर लिखा हुआ पहले ही मिल गया, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे सिलेबस का ओवरहेड हम करेंगे, उसमें लगेगा समय, उसमें लगेगा टाइम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।